हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आयोग में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं, उसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और हमारा जो आज का तीसरा लेक्चर है वो एग्रोनॉमी का है। इसके पहले एग्रोनॉमी का एक लेक्चर हम लोगों ने सबसे पहले शूट किया है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और उसके बाद आज का जो हमारा जैसे होती है कि हमने आपसे बोला था कि हमारा 200 लाइक कंप्लीट होगा तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, और बहुत जल्दी ही 24 घंटे नहीं लगे 200 लाइक कंप्लीट होने में। इसके लिए आप लोगों को मैं एक बार तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आप लोग जानते हैं इच्छाएँ जो हैं, इच्छाएँ असीमित होती हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो आज की लाइक है इस वीडियो की कम से कम 300 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगा, और नहीं होगा तब भी लेकर आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि यही आप जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, यही हमारे शरीर की और हमारी ऊर्जा है जिसको हम लेकर वीडियो बनाते हैं और आपके लिए मेहनत का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने घर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी से मैटर प्रोवाइड हो जाता है। इस मैटर को बनाने के लिए हम लोगों को काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ता है, उसके बाद आपके सामने हम लेकर आते हैं, सम्मुख होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिल जाए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं आपको मालूम है हम 9 क्वेश्चन रोज लेकर आते हैं अगर हमारी लाइफ जो है कंप्लीट होती है। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, हम 9 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आप 9 क्वेश्चन ही केवल लेकर आते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। किसी दिन हम आपको बताएंगे कि 9 क्वेश्चन हम क्यों लेकर आते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है, गेहूं का अच्छी यहाँ पे लिखा है अच्छी भंडारण के लिए, मतलब एक गुड स्टोरेज के लिए उसमें न्यूनतम नमी की प्रतिशत मात्रा कितना होना चाहिए। बीज होता है उसमें नमी कितना प्रतिशत होनी चाहिए, किसके लिए, भंडारण के लिए, और कितना प्रतिशत नमी होने पर हम उसको भंडारित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, एक्चुअली गेहूं का अगर हम लोग देखें तो 10 से 12% नमी पर हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि आयोग ने जो रखा हुआ है उसमें 10% भी रखा हुआ है और 12% भी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो उस समय उन्होंने सही क्या किया है, उस समय उन्होंने 8-10% को सही दिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली 12% तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे तो आपको सटीक आंसर मिल रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो 10% होगा। लेकिन कभी कभी 10 और 12 दोनों % दिया रहता है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आयोग ने 10% सही किया है तो आपको भी 10% ही सही करना होगा। वैसे अगर इसका मॉइस्चर हम लोग देखें, स्टोरेज मॉइस्चर, तो कितना होता है, स्टोरेज मॉइस्चर जो है 10 से 12% होता है गेहूं के लिए, और 12 से 14% राइस के लिए होता है। इसको आप याद रखेंगे, राइस का भी 14% से ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद ये 8% लिखा है। 8% जितने भी हमारे तेल वाली फसलें होती हैं, तेल वाली फसलें जितनी होती हैं, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड के लिए जो स्टोरेज मॉइस्चर होता है वो कितना होता है, 8% के आसपास होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। स्टोरेज मॉइस्चर पूछा जाता है। 2 मॉइस्चर और पूछे जाते हैं। एक तो हम किसी भी फसल को कब हार्वेस्ट करेंगे, कब हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग का क्या मॉइस्चर होना चाहिए, और दूसरा स्टोरेज का क्या मॉइस्चर होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कभी भी फसल पककर जब तैयार हो जाती है वो उसकी मैच्योरिटी स्टेज होती है। मैच्योरिटी स्टेज से क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग स्टेज में हम नमी को क्या करते हैं, कम करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योरिटी स्टेज से लेकर हार्वेस्टिंग के स्टेज के बीच में हम किसी भी बीज में किस चीज़ को हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसकी इम्प्रूव कुछ नहीं करते हैं। उसमें करते क्या है कि जो सीड होती है उसमें नमी का जो % है वो हम कम करते हैं। मैच्योरिटी के बाद हम हार्वेस्टिंग के लिए नमी देखते हैं। तो ये हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो भली बात संपन्न हुआ। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस तरह से है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन भी गेहूं से ही है, 2 क्वेश्चन लगातार गेहूं से पूछे गए हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं किस प्रदेश में, है ना, गेहूं किस प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल एरिया में उगाया जाता है। कह रहा कि गेहूं की जो खेती है सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है। इसमें क्योंकि राज्य दिया हुआ है, तो राज्य में हम लोग अगर देखें तो इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का है। किसका है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और आपको मालूम है गेहूं की जो खेती उत्तर प्रदेश में हुई है पिछले वर्ष, लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर
9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास गेहूं की खेती हुई है। आपको मालूम है पूरे भारत में गेहूं की जो एरिया है, कल्टीवेटेड एरिया है, वो लगभग 30 to 31%, ठीक है, के आसपास रहती है, 30 से 31% के आसपास। और आपको मालूम होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का जो क्षेत्रफल है वो भारत में है, लेकिन गेहूं का उत्पादन चाइना करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन चाइना करता है। पिछले वर्ष 772 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद ये पंजाब है। पंजाब राज्य जो है प्रोडक्टिविटी में पहला स्थान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गेहूं की प्रोडक्टिविटी में किस राज्य का पहला स्थान है, तो आप किसको क्लिक करेंगे, तो आप पंजाब राज्य को टिक करेंगे। लेकिन इसमें क्षेत्रफल की बात हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है गन्ने की परिपक्वता। आप लोग जानते होंगे गन्ने की बुआई हम लोग वर्ष में 3 बार करते हैं, अधसाली, एक साली और एक होती है हम ऑटम गन्ने की बुआई करते हैं, जो अक्टूबर सितंबर में, जनरली अक्टूबर में करते हैं। तो ये जो अधसाली गन्ने की बुआई करते हैं वो 1.5 वर्ष में पक कर तैयार होती है, और जो हम ऑटम गन्ने की बुआई करते हैं वो 15 से 16 मंथ में पक कर तैयार होती है, और जो एक साली गन्ने की बुआई करते हैं 10 से 11 मंथ में वो पक कर तैयार होती है, या 10 से 12 मंथ में वो पक कर तैयार हो जाती है। तो गन्ना पक कर तैयार कब हुई है, उसमें एक होती है ब्रिक्स रीडिंग मापी जाती है, जो कि हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से मापा जाता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, गन्ने की परिपक्वता का पता रिफ्रैक्टोमीटर, एक्चुअली हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होता है जो हाथ से चलाया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर से मापा जाती है। एक तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गन्ने की परिपक्वता हम किस यंत्र से मापते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर मापा जाता है। अब उस हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग कितनी आनी चाहिए, और रीडिंग किसकी आएगी, ब्रिक्स रीडिंग आती है। कौन सी आती है, ब्रिक्स रीडिंग। उस हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में जो ब्रिक्स रीडिंग आती है वो 17 से 18% होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 17 से 18% होना चाहिए। अगर किसी भी गन्ने में ब्रिक्स रीडिंग 17 से 18% है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। इसके अलावा और भी चीज़ें देखा जाता है कि हम ग्लूकोज गन्ने को कब हार्वेस्ट करेंगे, जब गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% होगी, तो हम वो हार्वेस्ट करने के लिए सुटेबल होगी। मतलब ग्लूकोज कम से कम होना चाहिए। ग्लूकोज कम से कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें गन्ने में सुक्रोज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ। गन्ने की अगर हम लोग बात करें तो गन्ना एक बहुत उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा नगदी फसल का उदाहरण है, ठीक है। गन्ना उत्तर प्रदेश में नगदी फसल का सबसे अच्छा उदाहरण। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गया होगा, यहाँ पे फाइलोडी लिखा हुआ है, फाइलोडी, तो इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कह रहा कि फाइलोडी, तिल का फाइलोडी, तिल में एक डिजीज होती है जिसको हम लोग फाइलोडी डिजीज कहते हैं, फिलोडी भी कहा जाता है, चाहे फिलोडी बोलिए या फाइलोडी बोलिए, वो बात एक ही है। कह रहा कि इसका होने का मेन कारण क्या है, काजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, काजल ऑर्गेनिज्म पूछा गया। देखिए कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जैसे टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है, और फाइलोडी डिजीज, ये सब ऐसे डिजीज है जो जनरली पूछ ले जाते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो इसके काजल ऑर्गेनिज्म आपको पता ही होने चाहिए। तो देखिए फिलोडी, तिल आप लोग जानते होंगे, पेडालिएसी कुल का एक पौधा है तिल, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछा कि फाइलोडी डिजीज किसके कारण होगी, तो ये तिल में जो फाइलोडी डिजीज होती है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण होती है, जीवाणु कवक और तत्वों के कारण नहीं होती। किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्न में चने की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है। देखिए बात है कि उत्तर प्रदेश में हम जितने प्रजातियां यहाँ पे हैं, जैसे अवरोधी है, राधे है, उदय है, गौरव है, सबकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से हमको चुनना हो, क्योंकि कभी कभी आयोग इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब इसलिए इसको बताना जरूरी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, आपका जो आयोग का सिलेबस है उसमें लिखा है एग्रो क्रॉपिंग सिस्टम है। क्रॉपिंग सिस्टम में वो बात किया है कि हम उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम लेंगे और उसमें कौन सी वैरायटी उगाएंगे, किस फसल की कौन सी वैरायटी है, ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के लिए सबसे सर्वोत्तम जो प्रजाति है चने की जो प्रजाति है वो कौन सी है, राधे है, ठीक है, राधे, आप इसको याद रखेंगे। चने आप लोग जानते होंगे, चना एक ऐसी दलहनी फसल है जो कि जितना भी दलहन का उत्पादन होता है उसका लगभग 50% के आसपास, इतना तो होता नहीं है,
लेकिन अगर देखिए 23 मिलियन हेक्टेयर 23 मिलियन टन मक्के किसका दाल का उत्पादन पिछले वर्ष हुआ है, 23 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ है। उस 23 मिलियन टन में लगभग 10 मिलियन टन अकेले किसका है उत्पादन, चने का है। ठीक है, चने का है। तो मेरे ये कहने का मतलब है जितना चने का उत्पादन होता है, दालों का उत्पादन होता है, लगभग उसका 50% जो है चने से होता है। ठीक है, उसके बाद चना मुख्य फसल है, मुख्य दलहनी फसल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य दलहनी फसल कौन सी है, ये चना है और आपको मालूम है बांदा में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये लिखा है अवरोधी, ये भी चने की एक प्रजाति है जो विल्ट के प्रति अवरोधी है। आप लोग जानते होंगे विल्ट जो है चने का सबसे खतरनाक रोग है ना, डिजीज है विल्ट, जिसको हम लोग गुटखा कहते हैं। और ये जो रोग है ये फ्यूजेरियम से होता है। फ्यूजेरियम नामक स्पीसीज होते हैं जो सॉइल बॉर्न होते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं और क्या करते हैं, जैसे हम उसमें होस्ट जाता है, चने की खेती करते हैं तो चना होस्ट हो गया, जैसे उसका जाता है तो उसके रूट्स के आसपास जो है एक लग जाते हैं, जिससे वो ऊपर से सूखना प्रारंभ कर देता है। देखिए बिल्ट किसी भी क्रॉप में हो, चाहे पिजन पी का हो, चाहे गुआवा का हो, चाहे चने का हो, तो बिल्ट में फसल जो होती हैं वो ऊपर से सूखना प्रारंभ करती हैं, क्योंकि जब बिल्ट हो जाता है तो इसका जो जल संवहन होता है, जाइलम प्रभावित हो जाता है, तो पानी पूरी तरह से वहां पे नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद उदय लिखा हुआ है यहाँ पे। उदय एक ऐसी प्रजाति है जो देरी से बुआई के लिए चने की उदय एक ऐसी प्रजाति है जो देरी से बुआई के लिए सुटेबल है। और गौरव, आप लोग जानते होंगे गौरव विल्ट के प्रति विल्ट के प्रति अवरोधी है। ब्लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लाइट के प्रति क्या है, ये अवरोधी प्रजाति है। गौरव ब्लाइट के प्रति अवरोधी है, अवरोधी प्रजाति है। अवरोधी भी एक प्रजाति है जो कि बिल्ट के प्रति है। ठीक है, और उदय लेट बुआई के लिए है। और राधे जो है, राधे उत्तर प्रदेश में बुआई के लिए सबसे सुटेबल चने की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिप्सम निम्न में किस फसल के लिए आवश्यक है। जिप्सम निम्न में किस फसल के लिए आवश्यक है। जिप्सम में आप लोग जानते होंगे, जिप्सम में 2 तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम और सल्फर। देखिए बात क्या है, इसका जो इसमें तंबाकू लिखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखा है तंबाकू के बाद कपास लिखा है, तीसरा अरहर है, चौथा मूंगफली है। अब देखिए मूंगफली इसमें सही हो जाएगा, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि मूंगफली एक तेल वाली फसल है, इसको आपको याद होना चाहिए। हमने पहले आपको बताया है कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखें वो कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएं उसको आप नोट करते रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ऐसा नहीं कि 9 क्वेश्चन ही आएंगे, और भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बेस पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपके कंपटीशन में आ सकते हैं। और आप यही 9 क्वेश्चन के भरोसे न रहिए, और भी जो क्वेश्चन हम बताते हैं उसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट करते रहिएगा। और दूसरा, साथ साथ में वीडियो देखने से पहले इसको क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे मैं भी प्रोत्साहित हूँ और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर रोज आता रहूँ। ठीक है, तो देखिए जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर होता है। कैल्शियम लगभग 29% होता है, 29.2%। सल्फर जो है 18.6% होता है। ठीक है, कैल्शियम में पूछा जाता है कि सल्फर कितना होता है और जिप्सम कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है, मीन्स जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम 29.2% और सल्फर 18.6% होता है। इसको आप याद रखेंगे। दूसरी चीज है, जिप्सम का सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो जिप्सम की सूत्र अगर हम लोग बात करें, इसका सूत्र है CaSO4 × 2H2O। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या है, जिप्सम क्या है, द्वितीयक तत्व है। कैसा है, द्वितीयक मिनरल है। कैसा है, यह द्वितीयक मिनरल है जो कि क्या रखता है, कैल्शियम और सल्फर रखता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम इसमें नहीं होता, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या है, सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं। तो जिप्सम मूंगफली के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि मूंगफली तेल वाली फसल है। मूंगफली में ऐसा नहीं 25-26% के आसपास प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन 45% के आसपास, 45 से 50%, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल होता है, तो 45 से 50% के आसपास मूंगफली में क्या होता है, तेल होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब तेल के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है, तेल के लिए सल्फर आवश्यक है। तो सल्फर आवश्यक है, तो इसलिए हम जिप्सम डालते हैं। दूसरा, इसका एक खोल होता है जो कैल्शियम से बनती है। तो कैल्शियम इसकी खोल बनती है, तो इसमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए जिप्सम अगर हम डाल देते हैं तो मूंगफली को कैल्शियम और सल्फर दोनों की आवश्यकता होती है, और दोनों की आवश्यकता पूरी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम अगर जिप्सम का प्रयोग मूंगफली में कर रहे हैं तो कब करेंगे। जिप्सम का प्रयोग, अगर हम मूंगफली के खेत में जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर हम मूंगफली का प्रयोग कर रहे हैं
तो वो मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो हम कब करेंगे, बुआई के कितने दिन बाद या ग्रोथ स्टेज के किस अवस्था पर हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद है ये आज का मेरा प्रश्न है, इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, गलत जोड़े का चुनाव करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके आयोग में कभी कभी हर्बिसाइड दे देता है और उस हर्बिसाइड का क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर्बिसाइड जो है किससे संबंधित है, किस फसल से संबंधित है। तो होता क्या है कि कुछ हर्बिसाइड हमारे ऐसे होते हैं जो केवल प्रॉपर उसी फसल के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ मास्टर हर्बिसाइड हैं जैसे पेंडामेथलिन। पेंडामेथलिन एक ऐसी हर्बिसाइड है जिसको हम 50 से ज्यादा फसलों को बुआई करने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। उसमें बुआई करेंगे तो उसमें हम एप्लीकेशन कर सकते हैं किसका, पेंडामेथलिन का। तो इसमें सबसे पहले दिया है गलत, इसमें क्या चुनना है, एक याद रखना है कि गलत जोड़ा कौन सा है, गलत चुनना है। इसमें आपको क्या चुनना है, गलत चुनना है। अब हम पहले देखते हैं कि कौन सा है। ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग मचेटी कहते हैं। ब्यूटाक्लोर मचेटी प्री हर्बिसाइड है, क्या है, प्री इमरजेंस है, जिसकी बुआई हम जिसका एप्लीकेशन हम ट्रांसप्लांटिंग के 2-3 दिन के बाद, ठीक है ना, जिसका एप्लीकेशन हम धान के खेत में ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 दिन के बाद करते हैं। मतलब अगर ट्रांसप्लांटिंग किए तो 2-3 दिन के अंदर हम ब्यूटाक्लोर को खेत में डाल देंगे। तो मतलब ये क्या हो गया, प्री इमरजेंस हो गया, जर्मिनेशन के पहले इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो सही है, ब्यूटाक्लोर को हम मचेटी भी कहते हैं, इसका ट्रेड नेम है। अगला है सल्फोसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान, तो सल्फोसल्फ्यूरान यहाँ पे लिखा हुआ कपास, ठीक है, तो ये गलत है। ये क्या है, गलत। अभी हमको दिखा कि सल्फोसल्फ्यूरान क्या है, गलत है, क्योंकि सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। एक्चुअली आपको मालूम होगा, आप पहले बहुत अधिक मात्रा में आइसोप्रोटोरान का प्रयोग हम लोग गेहूं के खेत में करते थे। किस खेत में, गेहूं के खेत में करते थे। लेकिन जो फाइलेरिस माइनर है और ओट है, ये क्या हुआ, इसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया। तो जब इसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया तो सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा आइसोप्रोटोरान को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा आइसोप्रोटोरान को रिप्लेस कर दिया गया। तो मतलब जहां पर आइसोप्रोटोरान गेहूं के खेत में यूज होता था, वहीं पे अब गेहूं के खेत में सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से गेहूं का खरपतवार नाशी है, ठीक है। सल्फोसल्फ्यूरान किसका है, गेहूं का मुख्य रूप से खरपतवार नाशी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी केवल 4 ग्राम मात्रा है, सल्फोसल्फ्यूरान की 20 से 25 ग्राम मात्रा, ठीक है। सल्फोसल्फ्यूरान की 20 से 25 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्री इमरजेंस के रूप में देते हैं। उसके बाद है एट्राजिन। एट्राजिन मक्का, तो मक्का ये भी सही है और ये तो सही था ही। एट्राजिन आप लोग जानते होंगे, एट्राजिन की 1 से लेकर 1.5, हाँ। तो जो लाइट सॉइल्स होती हैं, लाइट सॉइल के लिए इसका 1 से लेकर 1.25 kg के आसपास एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यूज होता है एट्राजिन का। और जो हैवी सॉइल होती है उसमें 1.25 kg से लेकर 1.5 kg तक एक्टिव इंग्रेडिएंट एट्राजिन का 1000 लीटर पानी में एज ए प्री इमरजेंस यूज होता है। तो ये भी आपको पता चल गया कि एट्राजिन क्या है, प्री इमरजेंस है। और इसका एप्लीकेशन हम मुख्य रूप से एट्राजिन और सिमाजिन दोनों का हम लोग मक्के में करते हैं। और फ्लूक्लोरालिन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फ्लूक्लोरालिन। फ्लूक्लोरालिन के संबंध यहाँ पे चना दिखाया गया है, चने से है। चने के साथ साथ आप लोग जानते होंगे इसको अन्य दलहनी फसलों में भी हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसका, फ्लूक्लोरालिन का। देखिए बात यह है कि फ्लूक्लोरालिन एक ऐसी हर्बिसाइड है जिसको हम लोग बेसालिन कहते हैं। इसका एप्लीकेशन हम पीपीआई के रूप में करते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें वोलेटाइल नेचर का होता है, सन के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, इसमें वोलेटाइजेशन की प्रोसेस होती है और एक गैस बनता है, गैस बन के उड़ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बुआई के पहले इसको खेत में भली भांति मिला देते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। तो ये एक ऐसा हर्बिसाइड है जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, क्या है, पीपीआई। ये प्री इमरजेंस है, ये भी प्री सल्फोसल्फ्यूरान भी प्री इमरजेंस है, ब्यूटाक्लोर भी प्री इमरजेंस है। यहाँ पर ये जो फ्लूक्लोरालिन है क्या है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन की तरह यूज होता है पीपीआई के रूप में, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके समझ में आ गया होगा। अगला है प्राइमिंग। प्राइमिंग आप लोग जानते होंगे तंबाकू की एक शस्य क्रिया है। प्राइमिंग क्या है, तंबाकू में की जाती है एक शस्य क्रिया है। प्राइमिंग है, टॉपिंग है, डिसकरिंग है, क्यूरिंग है, ये सब किस में की जाती है, तंबाकू में की जाती है। बात यह है कि जो टॉपिंग है, सबसे पहले हम तंबाकू में अगर हम क्रम देखें तो किस क्रम में करेंगे, सबसे पहले हम तंबाकू में टॉपिंग करते हैं। ऊपर के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है और 2-3 पत्तियों को मिलाकर हम उसको काट के फेंक देते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग टॉपिंग कहते हैं। उसके बाद जब टॉपिंग कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन
तो वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है तो बढ़ता रहता है। तो जब टॉपिंग कर देते हैं तो जो उसकी शकर्स होते हैं वो शक्कर तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो उनको शक्कर निकाल देते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, डिशकरिंग करते हैं। ठीक है, डिशकरिंग, शकर्स को हटाने के लिए को हम डिशकरिंग। तो टॉपिंग डिशकरिंग हो गया। उसके बाद प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है, एक हार्वेस्टिंग का तरीका है। तो वही इसमें पूछा गया है। प्राइमिंग तंबाकू की एक सस्य क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, खरपतवार का प्रबंध करते हैं, नहीं ये गलत हो गया। जल प्रबंध करते हैं, ये भी गलत हो गया। कटाई या हार्वेस्टिंग, कटाई या हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग का एक तरीका है, ए सही है इसका, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और उर्वरक का प्रबंध, ये भी गलत है। तो सबसे पहले टॉपिंग करेंगे, फिर डिसकलिंग करेंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हम प्राइमिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग हम इसको स्टार्क कट के रूप में भी करते हैं। तो हार्वेस्टिंग करने का बहुत सारा तरीका है टोबैको में, वो सब हम लोग जब टोबैको प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम जब कटाई हो जाती है तो क्यूरिंग करते हैं। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में हम टॉपिंग, डिसकलिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग तंबाकू में करते हैं। तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए, और ये किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए, और कब कब करते हैं ये भी पता होना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में रहता है। जनरली ये पूछ भी लिया जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन कुछ और लगा देते हैं, आंसर कुछ होता है। देखिए, क्वेश्चन जो बहुत सरल होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उसको लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है। इसमें लिखा है जूट। जूट आप लोग जानते होंगे एक फाइबर क्रॉप है। जूट कैसी क्रॉप है, एक फाइबर क्रॉप है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन, प्रोडक्शन वाला देश है। देश यहाँ पे कंट्री पूछा गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री है हायर प्रोडक्शन ऑफ जूट। तो इसका पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है भारत और तीसरा चीन, चौथा म्यांमार है। तो सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन भारत करता है। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन करता है, तो भारत करता है। इसको आप याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जूट का प्रोडक्शन कौन करता है, भारत करता है। उसके बाद भारत के बाद दूसरे नंबर पे बांग्लादेश करता है। ये भी आपको पता चल गया कि दूसरे नंबर पे जूट का प्रोडक्शन कौन करता है, बांग्लादेश करता है। तीसरा है चीन करता है। तीसरे नंबर पे जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन। और चौथे नंबर पर जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन म्यांमार करता है। तो इससे हमको देखिए क्रम भी याद हो गया, भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार, ये क्या है, 4 कंट्रीज हैं जो क्रमशः जूट का प्रोडक्शन करते हैं। बात यह है कि जूट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, एक्सपोर्ट कौन करता है, तो उस समय बांग्लादेश हो जाएगा। लेकिन उत्पादन कौन करता है, तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है कि प्रोडक्शन की बात कर रहा है। इस तरह से हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को वीडियो, मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि भली बात समझ में आया होगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन ये भी है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आपको मालूम है कि इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं। इच्छा ये है कि हमारा जो लाइक है वो मोर देन 300 हो। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन, आज का प्रश्न, रीपिंग, क्या लिखा है, रीपिंग। रीपिंग की इंग्लिश ये है रीपिंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि रीपिंग का संबंध कटाई से है। मतलब ये समझ में आ गया कि हम रीपिंग से कटाई करते हैं, ठीक है ना। रीपिंग का संबंध किससे है, कटाई से है। तो कटाई से हम रीपिंग करते हैं। लेकिन जिसका संबंध किस फसल से है, फसल पूछ लिया गया है कि किस फसल से है। देखिए, जिस तरह से हमने आपको 9 क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। लास्ट में हम भी इसका आंसर आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग जहाँ पे रहिए खुश रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, धन्यवाद।